हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्ट्रीम। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में हो रहे 12th के प्री बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके सोल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर क्या है? एक कि CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या क्या है? एक है। ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर का NaCl क्रिस्टल की अंतराण्विक दूरी क्या होगी? a/√2। क्या? a/√2। ठीक है। इसी तरह थर्ड का 10, हम केवल आंसर आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है। थर्ड का इसका राइट आंसर है 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁷ और फोर्थ का है सेंडमेयर क्रिया और फिफ्थ का है आपका सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला राइट आंसर होगा पहले का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स फर्स्ट का। दूसरे का आपका सामर्थ्य होगा और तीसरे का आपका एक्वारेजिया होगा। चौथे का आपका संक्रमण धातु होगा और पांचवें का आपका sp3। क्या? sp3 जो है प्रकार का संकरण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो है सही जोड़ी में। तो सही जोड़ी में आपको लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट का जो है आपका फर्स्ट का फ्लोरीन F लास्ट वाला सही है। फर्स्ट का फ्लोरीन लास्ट वाला सही है। सेकंड का म्यूरेटिक अम्ल का जो है आपका HCl होगा। ठीक है। थर्ड का जो है आपका एडम्स उत्प्रेरक जो है PT डिवाइड बाय PTO उसके सामने वाला ही होगा। फोर्थ का जो है आपका सेकंड नंबर होगा और फिफ्थ का जो एल्डोज जो है आपका फोर्थ नंबर उसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और फिफ्थ जो है आपका फिफ्थ नंबर किसी काम का नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वन लाइनर या एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर के। ठीक है। तो अपमिश्रण क्या है? तो इसकी आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। ठीक है। कि किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसकी चालकता में अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर का राइट आंसर है 6 होगा। एक वाक्य की हम बात करें, चौथे के सेकंड का आंसर होगा 6 और उसी नंबर 7 नंबर का राइट आंसर क्या है कि उसमें पूछा है कि विशिष्ट अपक्रिया दर किसे कहते हैं। तो विशिष्ट अपक्रिया दर यदि रासायनिक अपक्रिया का वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता या पदों का गुणनफल इकाई हो तो उसे विशिष्ट अपक्रिया दर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एक और इसका राइट आंसर दा का जो है दा का उत्तर है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। इसका फुल फॉर्म है RNA का मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। तो फ्रेंड्स जो जैसे 4 दिया हुआ है तो ओके आप लोग ट्वाइस जो जैसे लिखते हैं उसी तरह 4 भी लिखना पड़ेगा उसके नीचे। ठीक है। कहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको? 4 जो है आपको यहाँ पर नीचे मिडिल में लिखना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है। इसलिए इसी तरह NH4 जो है 4 इसमें मिडिल में थोड़ा H के नीचे छोटा सा लिखना पड़ेगा। आप लोग तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों को इतना पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं E नंबर की। तो E नंबर का इसका राइट आंसर है यूरोसेल। क्या? यूरोसेल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर में हेनरी का नियम क्या है? तो किसी दिए ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के अनुपाती होता है, अर्थात M अनुपाती P। अनुपाती का चिन्ह इसमें नहीं आ रहा था इसलिए हमने वहां पर अनुपाती लिख दिया है, बट आप लोगों को पता है अनुपाती का चिन्ह क्या होता है। ठीक है। तो अनुपाती का चिन्ह क्या होता है? ये है ना। तो M अनुपाती इसका होगा। अब इसमें सीमाएं की बात की तो फर्स्ट सीमा इसकी है कि गैस के अणु वियोजित या संगृहीत नहीं होने चाहिए और दूसरा है गैस के अणु को विलायक के साथ क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आंसर नंबर 6 जो है कि हार्डी-सुलजी का नियम क्या है? तो हार्डी-सुलजी का नियम आप लोग लिखिएगा। पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा हार्डी-सुलजी का नियम। ठीक है। तो किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी को हार्डी-सुलजी का नियम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 7 की। तो समन्वय संख्या किसे कहते हैं? इसी तरह आप लोग हेडिंग डालकर आप लोग बढ़िया बाकायदे लिखिएगा जिससे आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले। ठीक है। तो समन्वय संख्या किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई अवयवी कण जितनी पड़ोसी कणों से घिरा होता है उस संख्या को उस क्रिस्टल की समन्वय या संयोजक संख्या कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय धातु आयन में, इसी 7 नंबर में ही था, दोनों को समझाना था, समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु आयन को। तो केंद्रीय धातु आयन का आंसर क्या है? संकुल में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो 2 या 2 से अधिक लिगेंडों के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 8 की। तो आंसर नंबर 8 में जो आपको लिखना था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं। तो आपकी जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमा, फर्स्ट सीमा क्या है आपकी? यह सिद्धांत धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है। और दूसरी इसकी सीमा क्या है? यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षित शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 9 की। कास्ट स्प्लिट क्या है? कास्ट स्प्लिट क्या है? ठीक है, तो कास्ट स्प्लिट मेथेनॉल को पहले लकड़ी से बनाया जाता था, इसी कारण इसे कास्ट स्प्लिट या कास्ट नेफ्ता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 में पहला विलियमसन संश्लेषण है और दूसरा युग्मन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण की डिफिनीशन क्या है? इस विधि में एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्काक्साइड की अवक्रिया द्वारा ईथर प्राप्त किया जाता है, जिसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह युग्मन अवक्रिया में जिस अवक्रिया में एक ही पदार्थों के 2 या 2 से अधिक अणु संयुक्त होते हैं उसे युग्मन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 11 जो है आप लोगों का पार्किन अवक्रिया और कैनिजारो अवक्रिया। तो पार्किन अवक्रिया में क्या है कि जब किसी एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के अनहाइड्राइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है, इसे पार्किन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कैनिजारो अवक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन वही एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड या व्यंजन डिहाइड को सांद्र कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तब वसा अम्ल का सोडियम लवण व अल्कोहल बनता है। इस क्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु दूसरे अणु को उपचयित करता है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है, जिसे कैनिजारो अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आंसर नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं। आंसर नंबर 12 में जो है अथवा का, उसमें आपको एसिटिक अम्ल को अमोनिया, एथिल अल्कोहल, PCl5 और P2O5 से अवक्रिया कराना है। तो फर्स्ट अवक्रिया आप लोग देख रहे होंगे, जब एसिटिक अम्ल की अमोनिया से अवक्रिया कराई जाती है। इसमें केवल आपको केवल समीकरण लिखने थे, इसलिए हमने आपको यहाँ पर समीकरण केवल शो किया है। ठीक है, जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं, यह हम आपको तीनों के आपको यहाँ पर, जब एसिटिक अम्ल PCl5 के साथ क्रिया करता है और जब एसिटिक अम्ल P2O5 के साथ क्रिया करता है, तो आप लोग यहाँ पर नंबर बाय नंबर हेडिंग डालकर यहाँ पर लिख लेंगे। हेडिंग पहले डालेंगे और फिर इसको अवक्रिया लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर अवक्रिया लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर अवक्रिया लिखेंगे। हेडिंग आपको हमने तीनों पहले ऊपर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 13, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन या मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया की डिफिनीशन है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, कि प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइऑक्साइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ हल्का गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है, इसीलिए इसे मस्टर्ड ऑयल अवक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह गैल्डिहाइड थैलामाइड अवक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन लिखने के बाद आप लोगों को इसमें जो पहला जो रिएक्शन है, इसकी यह डिफिनीशन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की डिफिनीशन लिखने के बाद यह आपको जो है यह अवक्रिया लिखनी है। फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी है ग्रेवियल थैलामाइड अवक्रिया की डिफिनीशन लिखने के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 14 में। आंसर नंबर 14 में जो आपका पूछा है कि एथिलमीन एवं अमोनिया में से कौन अधिक क्षारीय है ना? तो 14 नंबर का, तो अमोनिया की तुलना में मैथिलीएमीन अधिक भास्मिक होता है। इसका कारण यह है कि मैथिल समूह धनात्मक पेनिक प्रभाव +1 के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिससे अधिक शीघ्रता से प्रोटॉन ग्रहण करता है, अतः अमोनिया कम भास्मिक होता है एवं मैथिलीएमीन अधिक भास्मिक होता है। ठीक है, आप लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं। NH3 में +1 प्रभाव कम रहता है और जो कि एथिलमीन में पाया जाता है, और CH3 - NH2 में +1 प्रभाव अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। तो प्रश्न क्रमांक 15 में जो आपका संक्रमण तत्व, मोल भिन्नांक एवं पराशरदा पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर डिफिनीशन देख सकते हैं और इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कि संक्रमण ताप वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति परिवर्तित होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, संक्रमण ताप कहलाता है। मोल भिन्नांक या मोल प्रभाज आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी किताब या कॉपी में, मोल प्रभाज, तो वही मोल प्रभाज और मोल भिन्नांक एक ही है। ठीक है, कि किसी विलयन में उपस्थित किसी संक्रमण मोल भिन्नांक किसी विलयन में उपस्थित किसी अवरत के मोलों की संख्या
और बिलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल भिन्नांक भी कहते हैं, है ना। और इसी तरह संक्रमण ताप जो है वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति परिवर्तित होती है, उदाहरण के लिए पहले बढ़ती है और फिर घटती है, संक्रमण ताप कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 16 की। प्रश्न क्रमांक 16 में आपका कि प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है। वे अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक आपके सामने है। ठीक है, आप लोग इस व्यंजक को अपने कॉपी में चाहे तो स्क्रीनशॉट चाहे तो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया, ये कंप्लीट हुई, ये यहाँ तक है प्रथम कोटि की अपक्रिया। थोड़ा हम आपको थोड़ा धीरे धीरे दिखा दें। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे प्रथम कोटि के लिए व्यंजक स्थिरांक के का व्यंजक है और इसी तरह नेक्स्ट अर्थात ये फिर आया और ये है आपका जो है सोल्यूशन समाप्त हुआ। अब सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 मिसिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फिनाल एवं अल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखिए। तो फिनाल एवं अल्कोहल में इसमें 4 अंतर दिए हुए हैं। आप लोग कोई भी 3 आंसर या 3 डिफरेंट लिख सकते हैं, चाहे तो आप चारों भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, तो 19 नंबर में आपका अथवे का उत्तर है 19 नंबर में प्रोटॉन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे रेशेदार प्रोटीन, इसमें पॉलीपेल्टाइड की श्रृंखला एक दूसरे के समांतर हो जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध डाइसल्फाइड बंध है। ठीक है, अब इसका हम जैविक महत्व की हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैविक महत्व आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है आपका और इसकी संरचना जो है आपको हम दिखा रहे हैं, संरचना का सचित्र वर्णन ये दिया गया है। आप लोग डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे आप लोगों को उतनी ज़्यादा मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 21 नंबर का राइट आंसर क्या है, गंधक के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्र का संरचना, केवल सूत्र की संरचना देना है। तो आप लोगों के सामने 3 संरचनाएं हैं और 2 संरचनाएं ये हैं। ठीक है, तो ये आपकी गंधक की 5 ऑक्सी अम्लों की सूत्रीय संरचना हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 22 का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी जो अपक्रिया कराई जा रही है फॉस्जीन अपक्रिया के साथ क्लोरोफॉर्म के एसिटिलीन के साथ, यह सभी अपक्रियाएं आपके सामने हैं। आप लोग इनको लिख लें और आप लोगों का यह पेपर समाप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्ट्रीमर को। और इसी तरह के और भी जो आपके बाकी शेष पेपर हैं, हमने कई पेपरों को अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर उन पेपरों को भी, यदि आपको सब्जेक्ट है तो आप लोग उन पेपरों को भी A to Z जानकारी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।